So hello friends, again a warm welcome in Creative Comrade. Or today we are going to discuss the question paper, history question paper that had been asked by UPSC from 14 to 21. तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये सीरीज चल रही है जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे वर्ष 2014 से वर्ष 2021 के बीच पूछे गए हैं, ठीक है ना। और इसका एक पॉलिटी का भी सीरीज चल रहा है जिसमें वर्ष 2014 से वर्ष 2021 के बीच पूछे गए क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे हमें आइडिया मिलेगा कि यूपीएससी किस टाइप के और किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय। ये सभी क्वेश्चन हमारे यूपीएससी के नॉन आईएएस एग्जाम से लिए गए हैं, तो ठीक है, ये आईएएस एग्जाम से नहीं लिए गए हैं, नॉन आईएएस एग्जाम से लिए गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसका पॉलिटी का जो लेक्चर वीडियो है वो आ चुका है, अगर उसको जरूर देखिए। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डिसलाइक करिए। अगर उसमें एक्चुअली उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का पहला वीडियो है और इस सीरीज में भी हो सकता है कि 5 या 6 वीडियो तक बने। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। टू कभी नेवर गिव अप इज आवर कोट एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम प्रश्न क्या है, ठीक है ना। तो पहले कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है ना, रेड कलर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम में आपने इसको देखा होगा। पहला जो क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर निम्नलिखित में से किसके चिकित्सक थे। तो फ्रांसवा बर्नियर निम्नलिखित में किसके चिकित्सक थे, काफी सिंपल है, ऑप्शन डी दारा शिकोह के चिकित्सक थे, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सी ब्रिटिश फर्म सूरजमल नागरमल ग्रुप ने ली थी। सूरजमल नागरमल ग्रुप ने कौन सी ब्रिटिश फर्म ली थी, उस ब्रिटिश फर्म का नाम मैक्लियोड था, ठीक है ना, मैक्लियोड था। और ये मैक्लियोड क्या काम करती थी, एक्चुअली यहाँ पे चाय का कुछ होता था, चाय से रिलेटेड ये कंपनी थी मैक्लियोड, इसी को सूरजमल नागरमल ने ये ग्रुप ली थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। रैयतवाड़ी के बारे में दिया है, अब आपको फाइंड करना है सही नहीं है। तो सही नहीं है फाइंड करना है, तो पहले आप नहीं को मार्क कर दीजिए और अब ऑप्शन पर चढ़िए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण और पश्चिम भारत में अपनाया गया। क्या बोला जा रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण और पश्चिम भारत में अपनाया गया। तो देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण भारत में अपनाया गया, ये बात सही है, ठीक है ना। पश्चिम भारत के बारे में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। सैद्धांतिक रूप से रैयतवाड़ी रैयत और राज्य के बीच एक प्रत्यक्ष संविदा थी, ठीक है ना। रैयत और राज्य के बीच, तो सही बात है, क्योंकि रैयतवाड़ी में एक हमारा रैयत मतलब किसान होता था और उसके बाद जो वसूलने वाला जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश उस समय राज्य था, ठीक है ना। तो ब्रिटिश और किसान के बीच डायरेक्ट ट्रीटी थी, तो ये सही है। यह एक कर संविदा थी जो सामान्यतः 30 वर्ष के लिए वैध थी, ठीक है ना। अभी रैयतवाड़ी कितने वर्ष तक चली, वो उसका कैलकुलेशन तो हम नहीं कर सकते, तो इसको भी हम होल्ड करके रखते हैं। सैद्धांतिक रूप से इसमें पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग अर्थात जमींदार और अधिक मजबूत हुए और किसान वर्ग और अधिक कमजोर हुए। ये बोल रहा है कि सैद्धांतिक रूप से इसमें पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग मतलब पहले जो जमींदार थे, बोल रहे कि और अधिक मजबूत हुए और किसान वर्ग और अधिक कमजोर हुए। लेकिन देखिए, इसके बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं है, इसके बारे में भी कोई ठोस सबूत नहीं है। तो देखिए, रैयत में क्या था, रैयत में जमींदार की कोई बात नहीं की गई थी, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन डी भी सस्पिशियस है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है मुझे नहीं पता और इसका राइट आंसर मिला भी नहीं। मैंने काफी सारी आंसर की ढूंढ ली, लेकिन किसी ने भी इसका राइट आंसर नहीं दिया है, सबको ही डाउट है। देखिए, अगर मैं होता तो मेरा डाउट केवल इसमें है कि यह 30 वर्ष तक चली कि नहीं चली, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे टाई करवा सकते हैं कि ऑप्शन डी राइट हो सकता है, क्योंकि जो सभी व्यवस्थाएं थी, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे हमारा अस्थाई बंदोबस्त हो या फिर महलवाड़ी हो, हर सिस्टम में किसानों का शोषण ही हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी तो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए एंड सी में हमें डाउट है, तो आप इसके बीच, अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप ए और सी के बीच राइट आंसर चुन के हमें जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मुझे नहीं पता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा IMS के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो IMS वर्ष 1764 में आरंभ हुई थी। इसमें प्रतियोगी परीक्षा द्वारा स्वास्थ्य व्यावसायिकों की भर्ती की जा सकती थी, सही बात है। आईएमएस में भारतीयों को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था।
प्रारंभ में आईएमएस सेना की देखभाल के लिए थी। तो ये सही है, ठीक है ना। इसमें जो राइट गलत ऑप्शन हो जाएगा, एक्चुअली फ्रेंड्स इसको भी मैंने सर्च नहीं किया है, तो अभी मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ, ठीक है ना। आपको मैं वीडियो के एंड में इसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी व्यापार का एकाधिकार कब खो दिया है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी व्यापार का एकाधिकार खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के बाद, ठीक है ना। चीनी व्यापार मतलब चीनी व्यापार का मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि शुगर का व्यापार, ऐसा नहीं है। चीन देश के साथ व्यापार, चीनी व्यापार मतलब चीन देश के साथ व्यापार का अधिकार कब खो दिया था? 1833 में। और भारत में उसने कब एक अधिकार खो दिया था? 1813 के चार्टर में। 1813 के चार्टर में उसने भारत के साथ व्यापार खो दिया था। उसके पास कौन सा व्यापार बचा था? केवल चाय और चीनी का। चाय और चीनी पर उसकी मोनोपोली बची थी, ठीक है ना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मराठाओं और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियों कन्वेंशनों को कालक्रमानुसार सबसे पहले शुरुआत करते हुए व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी संधि हुई, फिर उसके बाद कौन सी संधि हुई, उसके बाद कौन सी संधि हुई, हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए इसमें तो आपको इतना अगर थोड़ा सा भी आइडिया कि सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी? सूरत की संधि हुई थी, ठीक है ना। सबसे पहले सूरत की संधि हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था? बड़गांव का कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना। फिर उसके बाद पुरंदर की संधि, फिर उसके बाद लास्ट में सालबाई की संधि हुई थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर फ्रेंड्स मुझे वीडियो के दौरान कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में गलती हो जाती है तो आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं भी हो सकता है कुछ चीज में भूल जाऊं, ठीक है ना। तो ये कोई भी गलती हो सकती है मेरे से, तो आप वहां पे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 4321, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। और हाँ, एक बात मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं जितना आंसर अगर आपको दे रहा हूँ, जितने में मुझे डाउट है उतना तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जितना आंसर मैं आपको दे रहा हूँ वो यूपीएससी की से वेरीफाइड है, ठीक है ना। आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आंसर कैसे है। अगर वो आंसर मैंने दिया है तो वही आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पहले मैंने पेपर को देखा, फिर उसके बाद मैंने आंसर को वेरीफाई किया कि जो आंसर मैं दे रहा हूँ वो करेक्ट है कि नहीं है। तो पेपर को सॉल्व करने के बाद मैं आंसर वेरीफाई करता हूँ, इसलिए जो भी आंसर दिया गया है वो वेरीफाइड है, उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 45, और जिसके बारे में मुझे डाउट है, जिसका आंसर नहीं मिल पाया है, तो उसको मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सन्यासी और फकीर विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही फाइंड करना है? तो मार्क कर लीजिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने बंगाल और बिहार में निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया। तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने फकीर अशांतियों का सामना किया? वारेन हेस्टिंग, ये राइट है। अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल बनाया। देखिए फ्रेंड्स, सन्यासी विद्रोह में मेन कौन थे? सन्यासी विद्रोह में सन्यासी भी शामिल थे, लेकिन एक्चुअली ये विद्रोह सन्यासियों के थ्रू ही स्टार्ट नहीं किया गया था, ठीक है ना। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो पुराने किसान थे, जिनकी भूमि चली गई थी, जिनकी भूमि ब्रिटिश साम्राज्य ने हड़प ली थी। इसके अलावा जो सेना जिन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी थी, वो लोग भी शामिल थे। तो ऐसे सभी लोग क्या बन गए थे? फकीर बन गए थे। और इन्होंने मिलकर कुछ सन्यासियों के साथ मिलकर इन्होंने सन्यासी विद्रोह स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो इसका स्टार्ट मेन किसने किया था? जो हमारे खेतीहर मजदूर हो गए थे, उन्होंने इसका स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो अनेक शैवपंथी नागा सन्यासी भी बाद में इसमें शामिल हुए, ये भी राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 3, मजनू शाह जिसने 1771 से बंगाल की ओर दलों का नेतृत्व किया, उसका प्रमुख नेता था। देखिए ये जो नाम है मजनू शाह, उसने सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया था फ्रेंड्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो ऑप्शन, तीनों ऑप्शन राइट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 2 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1943 में महाराष्ट्र के निम्नलिखित किस जिले में युवा नेताओं ने स्वयं सेवक कोर, सेवा दलों और ग्राम इकाइयों, तूफान दलों के साथ मिलकर समांतर सरकार बनाई थी? देखिए समांतर सरकार पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? ओके, रिकॉर्डिंग चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जो समांतर सरकार के बारे में आपने अगर पढ़ा है तो रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। वर्ष 1943 में महाराष्ट्र के निम्नलिखित किस जिले में युवा नेताओं
ने स्वयं सेवक कोर और ग्राम इकाइयों के साथ मिलकर समांतर सरकार बनाई थी। ठीक है ना, बीच में कुछ फैक्ट दे दिया है सेवा दल और तूफान दल, लेकिन आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक समांतर सरकार बनी थी, ठीक है ना, वो सतारा में बनी थी। सतारा में जो समांतर सरकार बनी थी वही पूरे महाराष्ट्र में केवल एक ही समांतर सरकार थी, वो सतारा में थी। इसके अलावा बाकी समांतर सरकार अलग अलग जगह थी। अगर आप सच कहना चाहे तो सर्च कर लीजिएगा। मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इन्फो दे देता हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली जो पहली समांतर सरकार बनी थी वो कहाँ पे बनी थी, हमारे बलिया में, ठीक है ना, बलिया में चिट्टू पांडे ने बनाई थी, बलिया में समांतर सरकार बनी थी। दूसरी समांतर सरकार बनी थी वो बनी थी शायद, पहली समांतर सरकार हमारी बलिया में हो गई जिसे चिट्टू पांडे ने बनाया था। दूसरी समांतर सरकार हमारी मिदनापुर में हो गई, ठीक है ना, मिदनापुर में हो गई है, जिसे सतीश जी ने बनवाया था, पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तीसरी समांतर सरकार हमारी महाराष्ट्र सतारा में हो गई है। सतारा में जो समांतर सरकार बनी थी, सबसे लंबे समय तक ये समांतर सरकार चली थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स, है ना। इसके अलावा जो चौथी समांतर सरकार थी वो हमारी उड़ीसा में बनी थी, ठीक है ना, और उसका कुछ नाम था, नाम आप अच्छे से गूगल कर लीजिएगा, है ना, वहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो समांतर सरकार थी वो कौन सी थी, सतारा सरकार, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने एनी बेसेंट ने सन तो मुझे नहीं याद है, एनी बेसेंट ने सबसे पहले एक सेंट्रल हिंदू स्कूल, एक छोटा सा स्कूल खोला था, सेंट्रल हिंदू स्कूल, ठीक है ना, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने ये स्कूल किसको सौंप दिया था, मदन मोहन मालवीय को। तो फिर बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसको अपने कुशल व्यवस्था क्या बोलते हैं, कुशल मैनेजमेंट से इसको बाद में चेंज कर दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। इसके अलावा एनी बेसेंट के बारे में कुछ जानकारी और, एनी बेसेंट वही औरत थी फ्रेंड्स जिन्होंने, जैसे हमारे कांग्रेस का विभाजन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। इसके बाद जब एनी बेसेंट जी आई तो उन्होंने 1916 में कांग्रेस को फिर से एक कर दिया, कांग्रेस को फिर से एक कर दिया। तो इन्होंने कांग्रेस को एक किया तो कांग्रेस ने खुश होकर 1917 में इन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया था। तो याद रखिए कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी। इसके अलावा एनी बेसेंट को सिल्वर वोल्फ कहा जाता था, ठीक है ना, सिल्वर वोल्फ कहा जाता था। इसके बाद एनी बेसेंट का कुछ एक समाचार पत्र भी है, शायद पत्रिका या समाचार पत्र कुछ, तो एक तो शायद मद्रास नाम था और एक का नाम, फ्रेंड्स अगेन मैं भूल रहा हूं, इनका एक समाचार पत्र का नाम मैकियावेली था शायद, है ना, नो मैनकेवेली ऐसे कुछ था, और एक मद्रास से रिलेटेड था। थोड़ा इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इनके दो समाचार पत्र थे, एक मैनकेवेली था और एक था शायद मद्रास से रिलेटेड, तो थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था फ्रेंड्स, तो क्या होता है काफी समय से अगर नहीं रिवाइज करो तो भूल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर के दरबार में निम्नलिखित में किस विद्वान ने भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। तो भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था, फैजी। ये अब अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संविधान प्राकार्य समीक्षा आयोग नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 दशक के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कहां और कब उपस्थित हुए, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, महात्मा गांधी जब वापस आए, ठीक ना, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एज अ चीफ गेस्ट आए थे, ठीक है ना। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। इसके बाद उन्होंने जो सुधार के कार्य किए, तो वो उसका जो क्रम है वो क्या है, वो केक है। लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने केक खाया, ठीक है ना। केक खाया मतलब इसका ये है कि पहला कहाँ था, चंपारण में, उसके बाद कहाँ था, अहमदाबाद में, फिर एक और है ना, शायद के से कुछ नाम है उसका, चंपारण, अहमदाबाद। This is a very silly situation. I am forgetting each and everything. Okay.
ओके, मे बी यू रिमेंबर, मे बी यू गॉट इट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, चंपारण। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है सी। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन रिकॉर्डिंग करने के वक्त शायद प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप इग्नोर करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहां रखी? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। तो कहां रखी? अगर आपको सन नहीं पता है तो आपको इतना पता है, लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, तो आप इसको राइट कर देंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 127, भारत में पुरुषों और स्त्रियों में पूर्ण स्वतंत्र संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में किसमें किया गया था? भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में किसमें किया गया था? तो देखिए, अगेन दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ओके, बिकॉज यू डोंट नो इन विच आर्टिकल संपूर्ण समता। ओके, देखिए क्या है, हम इसको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15। अब देखिए, अगर आप कुछ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के बारे में पता है, तो आर्टिकल 14 क्या बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ, ठीक है ना। आर्टिकल 15 क्या बात करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो ये नहीं होगा। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची किसके बारे में बात करती है? शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात करती है, ठीक है ना। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात करती है, तो ये भी नहीं होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके बारे में नहीं पता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किसके बारे में बात करता है, बताइए। अनुच्छेद 20 आपको आपके क्या बोलते हैं, किसी भी अपराध से आपको संरक्षण प्रदान करने की बात करता है, ठीक है ना। दोष सिद्धि से राहत प्रदान करने की बात कर, आप अपना दोष सिद्धि के लिए आप जो भी करना चाहते हो, दोष सिद्धि से बचने के लिए जो भी करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अभी मुझे ये याद आ रहा है। तो इसका देखिए, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो हमारे पास जो फाइनल ऑप्शन बचा है वो क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, एक्चुअली फ्रेंड्स इसका मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आंसर आपको करेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 117, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वेदों को अमोघ मानते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले और उनसे विचार विमर्श किया था। देखिए, हमारे पास 3 ऑप्शन है, कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती किससे संबंधित थे? आपको पता होगा, आर्य समाज, ठीक है ना। अगर आर्य समाज से संबंधित थे, तो आर्य समाज में मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता, ठीक है ना। मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए, आर्य समाज में वेदों को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, आर्य समाज में वेदों को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो इसका राइट, वेदों को अमोघ मानते थे, ये सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले और उनसे विचार विमर्श किया, ठीक है ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समकालीन थे, तो अगेन ये और ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगेन 118 पे चलते हैं। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, ये सबको पता है, राइट है। अगले पे चलते हैं। सैयद अहमद खान का धार्मिक सहिष्णुता में दृढ़ विश्वास था और उनके कॉलेज की निधि में हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने अंशदान किया था। अब देखिए, यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है, लेकिन आप अपने डाउट को कैसे हिट करेंगे, कैसे अपने डाउट को दूर करेंगे, इसकी टेक्निक हम सीखेंगे। देखिए, सैयद अहमद खान जो पहले स्टार्टिंग कंडीशन में, वो पहले क्या थे? धर्मों के प्रति काफी सहिष्णु थे, मतलब वो सभी धर्मों का समान आदर करते थे, ठीक है ना। लेकिन बाद में वो क्या हो गए? बाद में वो मुस्लिम की तरफ, मतलब क्या बोलते हैं, एंटी सोशल उनका रवैया हो गया, वो एक धर्म की ओर झुक गए, ठीक है ना। तो बाद में उन्होंने टू नेशन की थ्योरी दी, ठीक है ना। तो लेकिन ये सब बाद में हुआ। स्टार्टिंग में क्या हुआ था? जब उन्होंने कॉलेज स्थापित किया, उनका कॉलेज स्थापन क्या बोल रहे हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना का उनका क्या उद्देश्य था कि मुसलमानों के बीच जो यूरोपीय शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसके मुसलमानों को भी यूरोपीय शिक्षा दी जाए, इसका उद्देश्य था, उनका मेन उद्देश्य था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के पीछे, ठीक है ना। यही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है, ठीक है ना। तो उस समय जब उन्होंने कॉलेज स्थापित किया, उस समय सभी लोगों ने, हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने, सब ने इस कॉलेज में योगदान दिया था। लेकिन जो सबसे बड़ा फाइनेंस किया था वो किसने किया था? आगा खान III ने किया था। आगा खान III ने सबसे ज्यादा पैसा दिया था। इसके अलावा हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने भी अंशदान किया था। तो ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्या क्वेश्चन है 115 महानवमी डिब्बा के संबंध में। तो अगर आपने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है तो अगेन ये देखिए क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ है। तो ये महानवमी डिब्बा ये किससे संबंधित है, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य जरूर पढ़ के जाइए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज ऑप्शन 2। यह एक बृहत मंच का नाम था जिसका आधार उभरी नक्काशी से आच्छादित था और इस पर बैठने का बृहत मंच मतलब बैठने के लिए एक मंच तैयार करना था, महानवमी डिब्बा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केवल 2, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईने अकबरी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके रचयिता अबुल फजल थे। इसमें तो सब क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी जितने भी क्वेश्चन पूछता है तो भले ही आपको आंसर पता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे फाइनल आंसर आइडेंटिफाई करने में। तो वहां आपको कॉमन सेंस पहला चीज तो आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा चीज आपको यूज करना है कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो देखिए इसके रचयिता अबुल फजल थे, आपको सबको पता है। यह एक बृहत्कृत अकबरनामा का एक भाग था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, एक्चुअली ये भाग था, ये तो करेक्ट है मुझे पता, लेकिन आपको नहीं पता तो आप इसको मार्क करके रखिए। इसमें लिखा गया है कि मुगल साम्राज्य में विविध जन समुदाय थे और सामाजिक संस्कृति थी। तो ये सही है। ये देखिए आईने अकबरी में ये बताया गया कि अकबर ने अपने साम्राज्य में कैसी व्यवस्था की, ठीक है ना। अकबर के समय क्या रूल फॉलो होते थे, अकबर की व्यवस्थाएं क्या थी, सैन्य व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उनके बारे में आईने अकबरी में बताया गया है। तो देखिए अकबर के साम्राज्य में, अकबर के शासनकाल में देखिए सभी जन समुदायों को बराबर सम्मान दिया गया था और सामसिक संस्कृत मतलब सभी संस्कृतियों का सम्मान किया जाता था। तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर आपको अकबर के बारे में पता है तो, ठीक है। बाद में शाहजहां के आदेश पर सदुल्लाह खान ने इसमें संशोधन किए। तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, देखिए अकबरनामा में सदुखल्ला ये जो क्या लिखा है सदुल्लाह खान द्वारा संशोधन किए गए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगेन इसका जो राइट आंसर है ए, बी एंड सी, ये तीनों करेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारा जो आईने अकबरी था दिस इज पार्ट ऑफ अकबरनामा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर जो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, हमें नहीं फाइंड करना है, तो रॉन्ग ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था। देखिए तंजावुर में आप जानते हो बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया गया है, ठीक है ना, और यूनेस्को ने शायद इसे वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित कर दिया है। चिदम्बरम में भी शिव मंदिर का निर्माण है, तो गंगाकोंडा चोलापुरम में भी शिव मंदिर का निर्माण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नाड़े घाट में शिव मंदिर का निर्माण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण रैयत के संबंध में इसका आंसर हमें नहीं पता फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर आपको पता है आप जरूर बताइए क्योंकि IAS लेवल में भी एकदम डीप में जाके पूछा है, ठीक है ना, दक्षिण रैयत आयोग के बारे में। तो इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे, तो अगर आपको होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा या फिर अपने लिए सर्च करिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, जियारत शब्द का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है, ठीक है ना। जियारत शब्द का निम्नलिखित में सही अर्थ क्या है। जियारत शब्द का अर्थ क्या था, सूफी संतों की मजारों की यात्रा, ठीक है ना, सूफी संतों की मजारों की यात्रा का संबंध जियारत से था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था। देखिए अगर आपको पता है आप इसको इजिली इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। देखिए लोथल में आपको पता सभी प्रकार के आभूषण मनके आज सब कहाँ बनाए जाते थे, लोथल में बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो जब मनके आभूषण लोथल में बनाए जाते तो सीप थे उनका भी निर्माण आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। तो इसका जो सीप निर्माण का विशिष्ट केंद्र था तो वो क्या था, इसका जो राइट आंसर है लोथल है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ए। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था। धम्म मतलब जो भी सम्राट अशोक धर्म फॉलो करते थे, धम्म मतलब जो भी काम करते थे, जो भी सम्राट अशोक ने अपने रूल बना दिए थे बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद। तो सम्राट अशोक के धम्म में क्या शामिल नहीं था, राजा का सम्मान करना, अपने धर्म से विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता, ये तो कॉमन बात है, सबको पता है। ब्राह्मणों का सम्मान करना, सभी का सम्मान करना, तो ब्राह्मणों का भी सम्मान करेंगे ही। अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना। इजिली यू कैन आइडेंटिफाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विथ हेल्प ऑफ योर कॉमन सेंस। व्हाट विल बी द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो राजा का सम्मान करना ऐसा नहीं लिखा था। काफी सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड, कॉमन सेंस से आप इसको हिट कर सकते हो अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही फाइंड करना है। सगुण भक्ति परंपराएं विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु या उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित है। सगुण भक्ति परंपराओं में देवी या देवताओं की अवधारणा मानवीकृत मानव रूपी से की जाती है, ठीक है ना। तो देखिए सही बात है, जो पहला हमारा स्टेटमेंट है। सगुण भक्ति में अगर आप सगुण भक्ति के कवियों की रचनाएं देखेंगे तो किस पे रिलेटेड है? मेनली कृष्ण पर रिलेटेड। मैक्सिमम रचनाएं मेनली कृष्ण पर रिलेटेड है और इसके अलावा राम पे भी रिलेटेड है। तो राम क्या किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं, ठीक है ना। कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सगुण भक्ति परंपरा में देवी देवताओं को अवधारणा मानवीकृत, सही बात है, भगवान राम को हम इंसान ही मानते हैं। तो दोनों ऑप्शन इसके जो हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। तो हियर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है? तो मीराबाई का गुरु कौन था? काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपने 10th या 9th की बुक में पढ़ा होगा, संत रैदास, ठीक है ना। रैदास जी मीरा के गुरु थे। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। मोबाइल में कुछ लोग क्या होते हैं, मोबाइल में देखते हैं तो फिर ओके। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। तो आप इसका, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप जरूर बताइएगा। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी फसलें शामिल की गई हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो फूड इन्फ्लेशन, मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर वो क्या है? गेहूं, धान और शक्कर, ठीक है ना। क्योंकि यही 3 फसलें भारत में मुख्यतः होती हैं, ठीक है ना। 1, 2 एंड 3। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन इसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप, अगर आपको लगता है आप चेक करना चाहो, आपको ऑप्शन लगता है और आपको अगर सही ऑप्शन पता है तो मैं जरूर बताइएगा। हरित क्रांति के प्रथम चरण के भाग में निम्नलिखित में किन राज्यों में खाद्यान्नों की उच्च उपज देने वाली किस्में प्रवर्तित की गई थी, ठीक है ना। तो अगेन इसका आप आंसर आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर मैंने नहीं ढूंढा है। मैं क्या किया, मैं थोड़ा सर्च किया लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लग रहा तो मैंने इसको लीव किया। देखिए एक्चुअली क्या है, ये सब क्वेश्चन स्टैटिक है, लेकिन अगर आप चाहो, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन मुझे तुरंत आ रहा है तो उसका आंसर मैंने तुरंत दिया, जो नहीं आ रहा है तो उसको मैंने थोड़ा सर्च करने की कोशिश की, ठीक है। अगर नहीं मिला और ज्यादा टाइम लग रहा था, इसका कोई वेरीफाइड आंसर नहीं मिला था। अगर मुझे आंसर पता भी चला कि मेरे अपने हिसाब से आंसर मुझे ये होना चाहिए, लेकिन उसका मैं वेरिफिकेशन कैसे करूं? अगर मैं आपको आंसर बता दूं फिर आप बोलो कि वो गलत है ना, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप इसका खुद से आंसर ढूंढिएगा और आपको जो सही लगे मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा से हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के सबसे सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प कौन है? स्टेटाइट सील, पता है सबको, यूज की जाती थी। मानककृत अनुपात की ईंटें, ये तो सभी को पता है। स्वर्ण कंगन चूड़ियां, सोने का यूज हड़प्पा सभ्यता में होता था। रजत चांदी पीकदान, नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके, अच्छा इसमें आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले आप निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प है? सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प, देखिए ये जो आपका ईंट वाला है वो तो सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प था ही, सबसे विशिष्ट शिल्प यही था, ठीक है ना। अब सोना चांदी की बात कम ही मिलती है, ठीक है ना। सोना चांदी की बात कम मिलती है अगर, और स्टीएटाइट सील, ये दोनों चीजें काफी विशेष थी हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में ये विशिष्ट शिल्प थे। ये मानवकृत अनुपातिक की ईंटें ये स्पेशल था, और स्टीएटाइट सील ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। तो मैं इसका जो आंसर मार्क करूंगा, ये आंसर मार्क करूंगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। फिर भी लेकिन आपको कहना चाहूंगा कि इसका भी आंसर वेरीफाइड नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कंफर्म वेरीफाइड आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ ऑप्शन 1 और 2, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक को मौर्य पूर्व काल के 16 जनपदों में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो कुरु सही बात है, जनपद था। वत्स भी एक महाजनपद था। गांधार भी एक महाजनपद था। कलिंग में एक महाजनपद नहीं था फ्रेंड्स, कलिंग एक महाजनपद नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्यों के कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें निर्धारित किया गया था, ठीक है ना। तो वेदों का अध्ययन कौन करते थे? वेदों का अध्ययन ब्राह्मण करते थे। व्यापार कौन करते थे? व्यापार वैश्य करते थे। आजकल वैश्य को क्या बोला जाता है? बनिए बोला जाता है, ठीक है ना। व्यापार कौन करते थे? वैश्य करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यापार करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत, अगेन फ्रेंड्स, अगेन दिस सेक्शन, इस क्वेश्चन पेपर, इस वीडियो का दिस सेक्शन, ये सेक्शन काफी टिपिकल है और ये 2021 का पेपर है, ठीक ना। तो देखिए, आप लेवल समझने की कोशिश करिए। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, तो वो इंफॉर्मेशन होते हुए भी आप सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी, इन्फॉर्मेशन होते हुए भी आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो काफी अच्छे से सॉल्व करिए फ्रेंड्स, है ना। तो आप इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में एलिमिनेशन और कॉमन सेंस दोनों, पहले तो एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करना है, दूसरा कॉमन सेंस लगाना है, ताकि ये एग्जाम आप सॉल्व, ये एग्जाम आप क्रैक कर पाओ या हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो इस पेपर को डिस्कस करने का, इस वीडियो को बनाने का मेन नियम यही है कि आपको आइडिया मिल जाए। ये 2021 का पेपर है, देखते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति, अब देखिए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में पूछा गया। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं फाइंड करना है, तो नहीं पे मार्क लगाइए। नालियारा दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद के रूप में जाना जाता था। अंडाल एक अलवार थी। कराईकल अमायर विष्णु के भक्त थे। कराईकल अमायर विष्णु के भक्त थे। देखिए, इसको आप, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कितना भी पढ़ा हो, आप थोड़ा, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा तो अच्छी बात है, आप सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन एक एवरेज पर्सन नहीं सॉल्व कर सकता। तो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है। देखिए दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था वो किस पे रिलेटेड था? एक तो हमारे नैनार थे, ठीक है ना, नैनार थे, और एक हमारे अलवार थे। अलवार किसको फॉलो करते थे? विष्णु को फॉलो करते थे। नैनार 3 नयन वाले देवता, मतलब शिव को फॉलो करते थे, ठीक है, शिव को फॉलो करते थे। अब देखिए, तो ये जो नैनार है वो किसका समानार्थी? अमैयार का, ठीक है ना। तो जो क्या बोल रहे हैं, कराईकल अमैयार विष्णु के भक्त थे। तो कराईकल अमैयार विष्णु के भक्त नहीं थे, वो किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट, ये टेक्निक और ये कॉमन सेंस लगा पाते तो आप ये क्वेश्चन को काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किरात अर्जुनीय के रचयिता क्या? किरात अर्जुनीय क्या है फ्रेंड्स? इसके जो रचयिता हैं, इसके जो रचयिता भारवी हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं किरात अर्जुनीय क्या है। किरात अर्जुनीय में किरात मतलब जो भगवान शिव ने किरात का रूप लेके भगवान शिव और अर्जुन के बीच जो युद्ध हुआ था उसको कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है इस किरात अर्जुनीय में, ठीक है ना। तो ये एक कविता थी जो लिखी गई है भारवी के द्वारा और काफी फेमस कविता फ्रेंड्स, एपिक कविता है, इसे एक एपिक पोएट्री माना जाता है। तो ठीक है ना, वेदों के रूप में, वेदों के बाद इसी का नाम आता है। तो ये एक काफी एपिक पोएट्री है। ये किसने लिखी है? भारवी ने। किरात अर्जुनीय, भगवान शंकर और अर्जुन के बीच युद्ध की कथा को वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 में निम्नलिखित में कौन सा एक कंडारिया महादेव का सही विवरण है? कंडारिया महादेव, देखिए एलिफेंटा में शिव मंदिर, कंडारिया महादेव कहाँ पे है? देखिए खजुराहो के मंदिर में, ठीक है ना, याद रखिएगा। कंडारिया महादेव की बात कहाँ की गई है? खजुराहो के मंदिर में। तो अगेन ये इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन था, आप इसमें कोई सा भी ट्रिक नहीं लगा सकते, आपको अगर पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। कंडारिया महादेव खजुराहो के मंदिर से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे इसलिए पता क्योंकि देखिए मैंने ये एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया था, उसी में मेरे को ये मिला था, तो उस समय मैंने वहां पे उसका सर्च किया था आंसर, तो वो आंसर यही था, खजुराहो में एक मंदिर। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसलिए मैं इसका आंसर कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 78, लिंगायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। वे अपने मृतकों को मिट्टी में गाड़ते हैं, सही बात है। वे जाति व्यवस्था के विशेषकर शुद्धता और मालिन्यता प्रदूषण के सिद्धांत में अत्यधिक विश्वास रखते हैं। लिंगायत जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए तो इनका नाम है लिंगायत, ठीक है ना। ये स्त्री और पुरुष पे विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, कि दो इस प्राणी के, इंसान जो मानव प्राणी है इसमें दो हैं, एक स्त्री है एक पुरुष है, ठीक है ना। वो जाति प्रथा पे कोई विश्वास नहीं रखते थे। तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ये बाल विवाह के विरुद्ध है तथा विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर हैं। जितने भी सामाजिक उत्थान के कार्य थे ये सभी के पक्षधर थे। तो ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट है। ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है ना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है, ठीक है ना। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस स्थान पर विट्ठल मंदिर स्थित है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विट्ठल मंदिर स्थित है? तो कौन सा स्थान है वो? एलिफेंटा, चिदम्बरम, नागार्जुन कोंडा या हम्पी? तो हम्पी में विट्ठल मंदिर स्थित है फ्रेंड्स। हम्पी का मंदिर जरूर देखिए, काफी अच्छा मंदिर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80।
भारत की संघ सरकार की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संघ सरकार, पॉलिटी का क्वेश्चन है, एक्चुअली लगता है गलती से यहाँ पेस्ट हो गया, लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं। भारत की संघ सरकार की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत सरकार भारत के बाहर के किसी राज्य क्षेत्र के विधायी कार्यों को उस राज्य क्षेत्र की सरकार के साथ समझौता करके अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, संघ सरकार किसी राज्य सरकार को उन मामलों में कार्य सौंप नहीं सकती जहां संघ की कार्यकारी शक्तियां प्रभावी है। क्या बोल रहा है कि संघ सरकार किसी राज्य सरकार को उन मामलों में कार्य सौंप नहीं सकती जहां संघ की कार्यकारी शक्ति प्रभावी है। तो कंप्लीटली गलत है ना भाई, ये तो कंप्लीटली गलत है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर जो ऑप्शन बी है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, आप कॉमन सेंस लगाइए। ये बोर्ड है कि संघ सरकार किसी राज्य सरकार को उन मामलों में कार्य सौंप नहीं सकती जहां संघ की सरकार की कार्यकारी शक्तियां प्रभावी है। संघ सरकार सौंप सकती है, देखिए यहाँ तक कि संघ सरकार राज्य सरकार के विषय में भी कानून बना सकती है विशिष्ट परिस्थितियों में, याद रखिएगा, ठीक है ना। सेंटर इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन ऑल स्टेट और ऑल एनी अदर लॉ। ओके, तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो किसके बारे में है? सुलह ई कुल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये पढ़ के ऐसा लगेगा जैसे कोई नया स्कीम है ना, लेकिन नहीं, ये सुलह ई कुल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इसका मतलब था यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल पीस ये अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई एक प्रक्रिया थी। अकबर के द्वारा एक स्टार्ट की गई प्रक्रिया थी ताकि सभी धर्मों के बीच एक सुलह कराई जाए, एक यूनिवर्सल शांति लाई जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसका अर्थ परम शांति है, यूनिवर्सल पीस करेक्ट है। यह सभी धर्मों और विचारधाराओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संभव बनाता है, सही बात है, यही उद्देश्य था अकबर का। सुलह ई कुल का आदर्श राजनीतियों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया, ठीक है ना। तो अगेन तीनों जिसका ऑप्शन है वो सही है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल राजाओं की धार्मिक नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमें पता करना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया तथा 1564 में गैर मुस्लिम प्रजा कर जजिया कर समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। देखिए जजिया कर कब समाप्त किया गया था? जजिया कर समाप्त किया गया था 1574 में, मे बी 1576 में शायद, ओके 1576 से 1704 में समाप्त किया गया था, और इसको फिर से लागू कर दिया था औरंगजेब ने 1676 में। 1676, देखिए ये 6 हो रहा चाहिए 4, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 1576 है में समाप्त किया गया था, और उसके 100 साल बाद फिर से औरंगजेब ने इसे लागू कर दिया था जजिया कर। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको ऑप्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ लोगों को लग सकता है कि युद्ध के दौरान मंदिरों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए शाहजहां और औरंगजेब के शासनकालों में बहुत से मंदिरों का अनुदान दिया। लोग ये सोचते हैं कि औरंगजेब तो हिंदुओं का कट्टर विरोधी था, नहीं ऐसा नहीं था। औरंगजेब ने भारतीय मंदिरों के संरक्षण और उनके मरम्मत के लिए अनुदान दिया था। जो भी मंदिर वार में युद्ध में नष्ट हुए थे उनका सभी के मरम्मत के लिए और संरक्षण के लिए अनुदान दिया था औरंगजेब ने, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हमें ऑप्शन ए मिल गया है, हम आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार ओके तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन किसी राज्य विधानसभा में, देखिए किसके बारे में पूछ रहा है? राज्य विधानसभा में जाकर पूछा है, सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500, ठीक है ना, याद रखिए। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और मिनिमम संख्या कितनी बताई गई है? 60। अब मैंने विधानसभा की बात बता दी, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की मिनिमम संख्या और मैक्सिमम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुलसीदास किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो रामचरितमानस तो सबको पता है। अब आपको कंफ्यूजन होगा पदावली और कवितावली। तो अगर आपने 10th में हिंदी पढ़ी है तो हिंदी में आपने रचना पढ़ी होगी, तो कवितावली भी आप राइट कर दोगे। अब आपके पास बचा ऑप्शन पदावली, तो इसके बारे में आपको कंफ्यूजन है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको कंफ्यूजन है। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑप्शन सी में बताएगा कि 1 2 3 तीनों ये करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो आपको पता रखना, याद रखना है कि जो पदावली है, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, ओके
पदावली की रचना तुलसीदास द्वारा नहीं की गई थी, ठीक है ना। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पदावली की रचना किसने की थी, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, क्या पता कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पदावली की रचना किसने की थी, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पदावली की रचना किसने की थी, मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है यार, अभी मैंने आपसे पूछा लेकिन मुझे खुद नहीं याद आ रहा है। टैगोर जी ने की थी क्या? तो अभी फिलहाल के लिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 एंड 3, ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में पदावली की रचना किसने की थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा कट हो गया लगता है गलती से पेस्ट करने में, ठीक है ना, फिर भी मैं इसको थोड़ा बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पहला ये था कि परमहंस मंडली स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित की गई थी, ऐसा बोला गया। परमहंस मंडली स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित की गई थी, तो भले मंडली का नाम परमहंस है लेकिन वह स्थापित किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हिंदू धार्मिक विचारधारा तथा प्रथा में सुधार के उद्देश्य से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, तो ये भी सही है, ठीक है ना। इसके दोनों उत्तर सही है, ठीक है ना। परमहंस मंडली की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखिएगा, परमहंस ने नहीं की थी, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा अथवा नमक अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं फाइंड करना है, नहीं पे मार्क करिए। यह ऐसी पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, सही बात है, महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था, बहुत सारी अन्य महिलाओं ने भी भाग लिया था, क्योंकि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अनुरोध भी किया था, ठीक है ना। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के अनुरोध पर गांधी जी ने महिलाओं की सहभागिता की अनुमति दी, ये भी बात सही है। पाश्चात्य प्रेस, वेस्टर्न प्रेस द्वारा इस अभियान के बारे में विस्तार से छापा गया, जो वहां का टाइम्स मैगजीन है उसमें अच्छे से छापा गया था। खासकर दांडी मार्च के बारे में काफी फेमस हुए थे गांधी जी इस मार्च के बाद अमेरिका में, ठीक है ना। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद यह अभियान प्रारंभ हुआ था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, अमेरिका शायद इंग्लैंड के किसी पत्रिका में छपा था दांडी मार्च के बारे में, थोड़ा इसके बारे में मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन छपा जरूर था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद ये शुरू नहीं हुआ था, ठीक है ना। क्योंकि देखिए प्रथम गोलमेज में तो कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ज्वाइन किया था, ठीक है ना, तृतीय भी ज्वाइन नहीं किया था, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ज्वाइन किया था। उसमें गांधी जी गए थे और उसके बाद वो थोड़ा सा ज्वाइन किया, इसके बाद वहां से अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो लोग आपस में अपना पक्ष रख रहे थे, इसलिए गांधी जी वहां से फिर उठ के चले आए थे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश समिति, भारतीय, अब देखिए आपको यहाँ पे डाउट होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी एक ब्रिटिश समिति थी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन का आंसर वही कर पाएगा जिसने डीप में पढ़ा होगा, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी, अब भाई मैंने हिस्ट्री पढ़ी लेकिन जब तक मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो मुझे ये जानकारी नहीं होगी। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है हिस्ट्री की तो आपको ये जानकारी नहीं होगी, या बात मानिए। लेकिन अभी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1889 इसका एक राइट आंसर है। लेकिन अभी अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ने मत बैठिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप केवल क्वेश्चन रिवीजन करिए। क्या अभी तो एक क्वेश्चन आया, क्या पता अगला क्वेश्चन जो आया तो आपको पता हो, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, अपने को केवल इंफॉर्मेशन गैदर करना है, बस हो गया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें लगभग, अगेन दिस इज वेरी टिपिकल एंड वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स, नोट डाउन द पॉइंट। इसमें लगभग 400 सांकेतिक चिन्ह थे, नहीं पता भाई, हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इसको ऑप्शन पूरा पढ़ेंगे और कॉमन सेंस या एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई थी, ये तो पता है भाई कि हड़प्पा की जो लिपि थी सभी मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि इसमें दाईं से बाईं ओर लिखा गया, तो ये करेक्ट है। इसमें अस्थिशालकाओं और आभूषणों पर पाया गया, इसे अस्थिशालकाओं और आभूषणों पर पाया गया, इसके बारे में जानकारी नहीं है। यह मेलुहा के लोगों से संबंध रखती है, यह मेलुहा के लोगों से संबंध रखती है। अब ये बताइए, जब हड़प्पा लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है कि हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, हड़प्पा लिपि को पढ़ा ही नहीं गया, कि कोई हड़प्पा लिपि को डिकोड ही नहीं कर पाया, ठीक है ना, तो कैसे पता चलेगा कि यह मेलुहा के लोगों से संबंध रखती थी? तो अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
मेलुहा के बारे में किस सभ्यता में बात, मोसोपोटामिया के लिपि में मोसोपोटामिया के जो अवशेष मिले वहां से पता चला कि हड़प्पा के लोगों को मेलुहा मिलेच कहा जाता था, ठीक है ना, मिलेच कहा जाता था, वहां से इसके बारे में जानकारी मिली है, जबकि हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना। तो अगेन दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। तो 2 पेज ब्लैंक है और ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है क्योंकि थोड़ा छोटा सा एग्जाम था, ठीक है ना, फिर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है कृष्णदेव राय का राजधानी शहर विजयनगर किस नदी की तट पर स्थित था। आप पता है आपको, क्योंकि अगर आपने काफी सारे एग्जाम दिए तो आपको पता होगा, तुंगभद्रा नदी बार बार पूछा जाता है। उत्तरी भारत में तंबाकू का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ तंबाकू का प्रयोग उत्तरी भारत में। देखिए तंबाकू सबसे पहले किधर आया था? साउथ इंडिया में आया था, उसके बाद ये नॉर्थ इंडिया में आया और अकबर के दरबार में इंट्रोड्यूस किया गया था 17वीं शताब्दी में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बाबर की जन्मभूमि होमलैंड निम्नलिखित में से कौन सी थी? सबको पता है फरगना। मोसोपोटामियन अभिलेखों में सिंधु घाटी क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? मेलुहा, ठीक है ना। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? काफी बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋषभ देव, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि छोटा एग्जाम था, यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। कुषाण निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई जनजातियों के वंशज थे फ्रेंड्स? तो अगेन ये थोड़ा टिपिकल है, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो सब लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए याद रखिएगा, कुषाण कौन सी जनजाति से संबंधित थे? वो यूहीची जनजाति से संबंधित थे। अब लेकिन यहाँ पे फिर से दे दिया है लिटिल यूहीची के ग्रेट यूहीची, ठीक है ना। यहाँ पे जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेट हूची से संबंधित थे, ग्रेट हूची से संबंधित थे। तो अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन होते हैं छोड़ देने के लिए या फिर आपको लक आजमाने के लिए, अगर आप चाहते हो करना है सब। तो निम्नलिखित में किसने राज्य अपहरण नीति में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने फॉलो किया था, किसने इजाद किया था? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी, याद रखिएगा WC बनर्जी। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह में प्रथम महत्वपूर्ण प्रयोग कौन सा था? गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रथम महत्वपूर्ण प्रयोग का था चंपारण। मैंने अभी आपको बताया ना, केक खाया गांधी जी ने, खेड़ा, ओके, केक मतलब यहाँ पे खेड़ा, ठीक है ना। तो सी मतलब चंपारण, ए मतलब अहमदाबाद, के मतलब खेड़ा, के मतलब वही खेड़ा हो जाता है। जैन धर्म में निम्नलिखित में कौन सा त्रिरत्न का भाग नहीं है? सम्यक ज्ञान आपको पता है, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ये जो त्रिरत्न का भाग नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से मगध जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मगध जनपद की राजधानी राजगिरी भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, वैशाली भी थी। ओ नहीं से मगध की राजधानी केवल 2 राजधानी थी, राजगिरी और पाटलिपुत्र। चंपा और वैशाली मगध की राजधानी नहीं थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से राजकुमार दाराशिकोह का चिकित्सक कौन था? अगेन क्वेश्चन आया तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था, फ्रांसवा बर्नियर। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं फ्रेंड्स। नारायण पंडित के हितोपदेश को इसका दूसरा पाठांतर वर्जन माना जाता है तो पंचतंत्र का। दक्षिण भारत में आरंभिक भक्ति मार्गी संत अलवार किसकी भक्ति मिली? तो अभी मैंने आपको बताया था अलवार मतलब क्या? अलवार मतलब विष्णु, नयनार मतलब शिव। नयनार मतलब जो नयन को फॉलो करते हैं, भगवान को, शिव को फॉलो करते हैं, भगवान शिव के त्रिनेत्र को फॉलो करते हैं, तो वो नयनार हो गया। अलवार मतलब विष्णु, याद रखिएगा, अलवार विष्णु होगा। कृष्ण, अगर विष्णु नहीं दिया तो कृष्ण पे आप टिक कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन ओके, तो यहाँ पे ये पेपर खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, हिस्ट्री का पेपर, ठीक है ना। अगला वीडियो हम लाएंगे और उसमें हम हिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप जरूर बताइए। कोई भी सुधार चाहते हो, ठीक है ना, कोई भी सुधार चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर अपने से दूं या उसको वेरीफाई करूं तो आप हर चीज बताइए, जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करके जाइए, ठीक है ना। इससे मुझे पता चलेगा कि अभी इम्प्रूवमेंट करना है इसमें कुछ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो फ्रेंड्स नेवर गिव अप एंड स्टे ट्यून ऑन। तो नाउ अब ये वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ थैंक यू एंड वेलकम फॉर ज्वाइनिंग अस।